हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ेंगे और उसका यूज़ कैसे है थोड़ा ये भी देखेंगे। तो प्लेन एंगल जानते हैं हम लोग, तो पहले एक्चुअल में प्लेन एंगल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉलिड एंगल डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि दोनों में वही रिलेशंस होता है तो पहले वो जानना होगा हम लोगों को। सपोज कोई एक लेंथ है हमारे पास, सपोज कोई एक लेंथ है और ये लेंथ सपोज कहीं से कुछ एंगल बना रहा है, जैसे एक यहाँ से कर दिया हमने और एक यहाँ से। ये थीटा एंगल बना रहा है, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है और ये लेंथ है हमारा L। अब अगर इसी में थोड़ा हमने इंक्रीमेंट करा लिया अपना छोटा सा और लेंथ डीएल लेंथ का अगर हमने इंक्रीमेंट करा लिया, सपोज यहाँ से यहाँ एक और हमने एक छोटा सा लेंथ ले लिया और इसका वैल्यू हमने कर दिया टीएल। तो ये सिमिलरली ये भी हमने इसको भी यूज कर लिया। इस पॉइंट से ही यहाँ पे एक हम लोग यूज कर लेते हैं और उसका वैल्यू भी स्मॉल कर देते हैं। ओके, ये इंक्रीमेंट कर लिया, ये थीटा पे हमने ये ले लिया एक एंगल डी थीटा, ऐसा ले लिया। ये हमारा अगर सपोज आर है, अब ये जो एल है उसका वेक्टर एल का सपोज डायरेक्शंस हमने ले लिया, ये डायरेक्शंस में ले लिया। ये वेक्टर एक सपोज एन है, एन कैप कर लिया और जो आर कैप का डायरेक्शन है वो तो यहाँ से दिख रहा है कि हमारा अगर ये आर हमने चूज किया है तो आर कैप का जो डायरेक्शन है वो तो यही रहने वाला है। तो ये है हमारा आर कैप का डायरेक्शन। तो अब अगर हम लोग देखें कि डी थीटा आर ये सब में और डीएल कोई छोटा सा लेंथ है, ये सब में क्या रिलेशंस है, तो यहाँ से हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया है, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल हमारा चूँकि अगर ये देखें तो ये एंगल भी हमारा क्या है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये फिर अगेन थीटा हो जाएगा। तो ये डीएल है तो इसका जो वैल्यू है ना उसका वैल्यू हो जाएगा डीएल का कॉस कॉम्पोनेंट, डीएल कॉस थीटा, और ये आर है। तो अब अगर हम लोग इसी वैल्यू को अगर देखें कि अगर कोई छोटा सा लेंथ अगर डीएल है, इसी वैल्यू को अगर हम लोग देखें कि सपोज एनी स्मॉल वैल्यू लेंथ डीएल, कोई स्मॉल डीएल लेंथ है और सपोज यही हमारा डीएल लेंथ, ये लेंथ है हमारा डीएल, ये आर है और ये भी आर है, ये आर है और ये भी आर है, और बीच का एंगल अगर थीटा है तो एक्चुअल में ये डीएल नहीं, हमारा जो कंपोनेंट आया था ना डीएल का, वो डीएल का क्या था, ये डीएल का हमारा कॉस थीटा था, डीएल का हमारा ये कॉस थीटा था, और ये थीटा नहीं, एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या था, डी थीटा था। इसको मैंने यहाँ पे बस ऐसे रिप्लेस कर दिया है। तो फॉर स्मॉल एंगल हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल ये सब तो 90 डिग्री था, tan थीटा, tan डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, डीएल कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से अगर हम देखें कि एंगल क्या है, तो एंगल में डीएल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। अब अगर इस डीएल कॉस थीटा को अगर हम लोग यहाँ देखें कि डीएल कॉस थीटा है क्या, तो एक्चुअल में जो हमारा डीएल था ना, वो डीएल हमने लिया था इस डायरेक्शंस का। एक्चुअल में हमारा जो डीएल था ना वो डीएल था किधर, इधर था, ये था हमारा डीएल, ये था हमारा डीएल। तो यहाँ क्या दिखा कि डीएल का ये कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है,
ये डी थीटा एंगल है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, डी थीटा ही, डी थीटा। तो डीएल का एक कंपोनेंट कॉस वाला जो इन दोनों आर आर के परपेंडिकुलर है, उससे मतलब होता है डैट लेंथ डिवाइड बाई आर। अगर ये डी थीटा हम कभी फाइंड करें तो यही एक्चुअल में डिफाइंड होता है, इसको बोला जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसी को बोला जाता है प्लेन एंगल, जिसके दो यूनिट हैं, रेडियन और डिग्री। तो ये फर्स्ट हाफ हमने ये प्लेन एंगल का कर लिया। अगर सिमिलरली अगर हम लोग देखें सॉलिड एंगल का वर्क करें, सिमिलरली अगर हम लोग बोले कि सॉलिड एंगल फिर कैसे डिफाइन करेंगे, तो सॉलिड एंगल के लिए सिमिलरली जैसे ये लेंथ था हमारा, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया था, डीएल, डीएल का कॉस कंपोनेंट, ये हमारा जो अगर कॉस कंपोनेंट है ना, तो यही वाला है, ये डीएल का कॉस कंपोनेंट है, डीएल कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए होते। सिमिलरली अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सपोज कोई सा भी अगर एरिया हम लेते हैं 3D में, सबसे पहले सॉलिड एंगल प्रैक्टिकली किसको बोलते हैं, कैसे समझेंगे, उसको मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि सॉलिड एंगल को कैसे समझना है। तो सपोज एक 3D में, सपोज एक 3D में एक सरफेस है, और सरफेस का वैल्यू सपोज ऐसा हमने ले लिया, ये 3D में एक सरफेस ले लिया, अब यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जो ऐसे सरफेस बना है यहाँ पे, ये जो ऐसा सरफेस बना है, ये जो हम लोगों को सरफेस दिखाई पड़ रहा है ऐसा, ऐसा सर्कुलर सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, ये हमेशा स्फेरिकल हो ही होगा, किसी भी पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस आर होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। स्फेरिकल सरफेस जो बना है यहाँ पे, तो ये 3D में जो एंगल बना रहा है, 3D में, दैट एंगल इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल, और उसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। तो अगर स्टे रेडियन जैसे यहाँ डी थीटा लिखे थे, अगर ये मान लो कि छोटा सा एरिया हमने डी ए ले लिया और ये आर है, और ये भी छोटा सा हमने सपोज डी ऑफ स्टे रेडियन कर लिया, डी ऑफ स्टे रेडियन वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे जो डी ऑफ स्टे रेडियन वेरी स्मॉल स्टे रेडियन सॉलिड एंगल जो डिफाइंड होगा वो डी ए एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ये डिफाइंड होता है। अब जैसे ये लेंथ इस रेडियस के परपेंडिकुलर, कोई भी अगर लेंथ का हम एंगल फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। सिमिलरली अगर कोई सा भी अगर एरिया हम ले रहे हैं, सपोज जैसे यहाँ पे तो था ही वो परपेंडिकुलर, हर एक सरफेस के किसी भी पॉइंट से इस सेंटर का, इस पॉइंट का, वो डिस्टेंस का हमेशा क्या है, वैल्यू आर है। तो ये सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइंड हो गया। अब अगर हमारा सपोज ऐसा नहीं है, हमारा फिर कैसा है, सपोज आई थिंक हमारा कुछ और एरिया ले लेते हैं, सपोज यहीं तक है, हमने एक एरिया कंसिडर किया है ये हमारा एरिया हो गया परपेंडिकुलर ऐसा, यहाँ से यहाँ तक। बट एक और जो एरिया लिया है हमने, एक और जो एरिया लिया ये वाला, वो दूसरा है। डायग्राम थोड़ा मैं सही से कर देता हूँ। अब ये दोनों, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ
या मैं फिर अगर इस एरिया की बात करूँ तो ये एरिया है हमारा ए डैश, सपोज ए डैश है, और ये एरिया है हमारा ए। ये वाला जो एरिया है वो ए है, और ये वाला उसको कलर हम चेंज कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है वो है ए डैश, और ये एरिया जो है वो ए। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर हम देखें, दोनों के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है 3D में, इस एरिया के लिए भी और इस एरिया के भी, लेकिन इस एरिया से हर एक डिस्टेंस जो है ना, वो ये अगर हमारा यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या है, आर। बट ये वाला क्या है, ये तो आर है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है, एडैस के लिए आर तो है नहीं। तो अगर यहाँ पे हम सॉलिड एंगल को लिखे कि कितना सॉलिड एंगल आएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। या फिर सपोज जैसे यहाँ पे इसका नॉर्मल हमने एन लिया था, तो यहाँ पे अगर वेक्टर एरिया हम लेंगे तो यहाँ पे वेक्टर एरिया हमारा क्या है, ऐसे है, डी ए कैप फिजिकल एरिया के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे हमने लिया था एन परपेंडिकुलर, सिमिलरली यहाँ पे फिजिकल एरिया के परपेंडिकुलर। और अगर हम इस एरिया का बात करेंगे, यहाँ पे भी अगर इसका हम बात करेंगे तो ए वेक्टर हमारा इधर ही, लेकिन अगर हम एडस वेक्टर की बात करेंगे तो एडस वेक्टर तो हमारा इधर भी, एडस। तो अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमारा अगर थीटा है, तो इन दोनों के भी बीच का एंगल हमारा क्या होगा, थीटा ही रहेगा। दोनों के बीच का भी एंगल थीटा रहेगा। तो यहाँ पे भी एडस का हम कंपोनेंट लेंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। जैसे यहाँ पे लिया था हमने डीएल का, डीएल तो ऐसा था नहीं, तो डीएल का हमने कंपोनेंट ले लिया, ये हमारा जो डी थीटा एंगल था, तो डीएल हमारा तो वेक्टर वाइज इधर था, तो ये डी थीटा एंगल में हमने इधर कंपोनेंट ब्रेक कर लिया था। सिमिलरली यहाँ का भी अगर ये एंगल एरिया ए और एडस के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल फिजिकल एरिया भी कितना एक्सेप्टेंड करेगा, थीटा ही। तो एडस का फिर अगेन कंपोनेंट ले लेंगे हम लोग। एडस का कंपोनेंट कौन सा, एडस का कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो फिर अगेन ये सॉलिड एंगल हमारा, तो ये क्लियर हुआ सॉलिड एंगल कैसे, प्लेन एंगल कैसे। प्लेन एंगल में जो लेंथ होता है, कोई सा भी लेंथ लो, किसी पॉइंट पे कितना एंगल प्लेन एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उस लेंथ का कंपोनेंट लेते हैं सच दैट कि जिस पॉइंट से हम एंगल डिफाइन कर रहे हैं वहां से हमारा आर क्या हो, सेम हो, तो उसके अलोंग में हम उसका कंपोनेंट लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई एरिया है, सरफेस दिया हुआ है, और किसी पॉइंट पे 3D में अगर उसका सॉलिड एंगल पूछ रहा है, तो एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर सॉलिड एंगल डिफाइंड होता है, बट एरिया का कंपोनेंट हमेशा अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ आर कैप आना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ आर कैप हमारा होना चाहिए, तो तभी होगा, अदरवाइज हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमने ये देख लिया। अब अगर हम बात करें कि इसके लिए सॉलिड एंगल, ए के लिए सॉलिड एंगल और एडस के लिए सॉलिड एंगल, दोनों के लिए सॉलिड एंगल क्या है, सेम ही है। अगर कोई एरिया के लिए बात करेगी सॉलिड एंगल कितना है पॉइंट ओ पे, या फिर कोई एडस के लिए बात करेगी सॉलिड एंगल कितना है पॉइंट ओ पे, तो दोनों के लिए सॉलिड एंगल क्या है, एक ही है। दोनों के लिए सॉलिड एंगल चेंज नहीं कर रहा है। इस बात को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद ये एक और इसको यूज करेंगे हम लोग आगे। पहले सॉलिड एंगल के लिए क्या जरूरत है वो हमने देख लिया। इसके बाद एक और है कि अगर कि कहीं पे हमको एंगल पता है, तो वो सॉलिड एंगल में कितना वैल्यू होगा वो कैसे फाइंड करें, क्योंकि इसका भी यूज करेंगे। अगर एंगल पता है तो वो सॉलिड एंगल में कैसे, तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल।
रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये कर देते हैं हम लोग। तो सपोज थोड़ा मैं एक बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज हमने एक बड़ा डायग्राम बना लिया, यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा सपोज आर है, तो ये भी सॉलिड एंगल अगर हमको निकालना है तो इन सब चीज़ों को समझ करना होगा, वो दोनों का वैल्यू सेम लेना। तो यहाँ पे भी हमने ये ऐसे करना। अगर कोई बोलेगा कि ये क्या है, तो ये भी हमारा आर ही है, बस थोड़ा मैं बड़ा किया हूँ कि प्रॉपरली दिखे डायग्राम में, बट ये भी हमारा आर है। मतलब ये क्या है, एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, spherical surface of radius r, ये ऐसा है। तो सबसे पहले अगर ये वाला एंगल, रिलेशंस क्या होता है, ये अगर एंगल थीटा है और ये अगर एंगल सॉलिड एंगल है, स्टे रेडियन है ये, तो यहाँ स्टे रेडियन हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर थीटा, अगर मान लो जैसे ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस हाफ हो जाए, हेमिस्फेरिकल सरफेस हो जाए, तो थीटा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो स्टे रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई कॉस 90 क्या होता है, 0। और अगर थीटा का वैल्यू मैं 180 डिग्री कर दूं, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो ये सरफेस क्या बन जाएगा, पूरा स्फेयर बन जाएगा ये। और अगर स्फेयर बन गया तो कॉस 180 डिग्री माइनस माइनस 1, 2 पाई, 2 जा 4 पाई। तो ये सब आगे करेंगे भी कि अगर एक स्फेयर है तो कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता है। तो अब ये रिलेशंस हम लोग को याद रखना है और इसी को भी प्रूफ करने वाले हैं कि जो स्टे रेडियन होगा यहाँ पे, वो होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ये रिलेशंस का बहुत यूज है, इसलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो थीटा, अगर ये अल्फा लेके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि हमने अब यहाँ से ना एक एलिमेंट लिया अल्फा, यहाँ से एक एलिमेंट लिया हमने अल्फा, ऐसे ये लिया हमने अल्फा, और अल्फा पे एक छोटा सा इंक्रीमेंट करा लेंगे हम लोग, जिसका वैल्यू हो जाएगा डी अल्फा। तो ये हमने वैल्यू लिया है अल्फा, ये अल्फा ले लिया हमने, और इसका इंक्रीमेंट करा के हमने एक छोटा सा एंगल ले लिया डी अल्फा। अब अगर ये जो सरफेस पे जो एरिया बनाएगा ना, ये जो ऐसे सरफेस पे एरिया बनाएगा, उस एरिया को जोड़ा देख लेते हैं, ऐसा पूरा अंदर के साइड में भी रहेगी। तो सबसे पहले अगर कोई इसका विड्थ पूछेगा, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, है तो आर ही सब, तो आर मल्टीप्लाई डी अल्फा। इसका जो विड्थ है वो हो जाएगा आर मल्टीप्लाई डी अल्फा। और अगर कोई इसका
पूछा कि पूरा लेंथ कितना होगा, तो अगर इसका रेडियस मालूम कर ले हम लोग, तो अगर ये आर है और ये अल्फा है, तो चाहे तो अच्छा बना है। एक काम करते हैं ना, उधर से ले लेते हैं तो हम लोगों को ये आसान पड़ जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा लिया ना अभी हम लोगों ने, ये वाला जो अल्फ़ा इधर से लिया ना, इस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग इधर से ले लें, तो जो और ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेना पड़ेगा। अल्फ़ा और ये वैल्यू हो गया हमारा डी अल्फ़ा, तो अभी भी तो वही है सब, बट ये वाला लेंथ मिल गया, यहाँ से यहाँ वाला लेंथ हमको मिल गया, और ये स्ट्रेट लेंथ हो जाएगा आर कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आर साइन। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमको उसका रेडियस मिल जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ओपन कर ले कि कितना इसका एरिया अगर बन रहा है, अगर हम लोग देखें तो इसका विड्थ जो हो गया वो हो गया आर डी अल्फ़ा, और इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई, और आर की जगह रेडियस कितना है इसका, आर साइन अल्फ़ा रेडियस हो गया। अगर छोटा सा एरिया डी हम लोग लिखे तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई डी अल्फ़ा, ये छोटा सा एरिया हमारा आ गया। अब अगर हमको टोटल एरिया चाहिए, अगर यहाँ पे सॉलिड एंगल अगर हमको फाइंड करना है, तो टोटल एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो अगर टोटल एरिया यहाँ पे हम लोग को चाहिए, तो टोटल एरिया करने के लिए इसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो 2 पाई आर स्क्वायर और साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा को इंटीग्रेट कर देंगे। आर तो थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट ही है, कहाँ से कहाँ, तो थीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ से लेके और थीटा तक हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो एरिया आया वो आया 2 पाई आर स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस अल्फ़ा लिख दिया, और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है थीटा। तो कॉस थीटा थीटा रहेगा, और कॉस 0 1 बन जाएगा, और माइनस अंदर चला जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल। तो अब अगर यहाँ पे हम सॉलिड एंगल डिफाइन कर ले कि सॉलिड एंगल क्या होगा, तो जानते हैं एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया कि सॉलिड एंगल जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो यही हमारा सॉलिड एंगल आ गया 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम, अगर कभी भी हमको थीटा एंगल, ये हाफ एंगल कोण का ये जो हाफ एंगल होता है, अगर ये हम लोग को पता है, तो वो सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है हम आराम से बता सकते हैं। बस ये याद रखना है ये पॉइंट, कि जो स्फेरिकल सरफेस है ना, जो सरफेस हम एरिया लेते हैं सॉलिड एंगल में, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, वो उस एरिया से उस एरिया पे हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से आर ही होना चाहिए, वो फ्लैट एरिया नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये भी क्लियर हो गया। तो उससे पहले जो हम लोग देखे थे कि सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो हमने एंगल डिफाइन किया था जो प्लेन एंगल होता है। ये प्लेन एंगल जिसका यूनिट क्या है, रेडियन, एसआई और डिग्री सीजीएस।
तो प्लेन एंगल में जैसे जो लेंथ लेते हैं हम, वो परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं आर के परपेंडिकुलर। कोई सा भी लेंथ छोटा या बड़ा तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं एंड डिवाइड बाई आर। सिमिलरली थर्ड एंगल में कोई सा भी एरिया लो तो उसका कंपोनेंट लेना होता है एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों का थर्ड एंगल यहाँ पे क्या है, सेम। इन दोनों का थर्ड एंगल सेम है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि एक हेमिस्फेयर, ये एक हेमिस्फेयर लिया, एक एरिया ले लिया हमने, इस एरिया